ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी जानते हैं कि पेट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए संविधान विषय में जो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आज उसका ये फंडामेंटल राइट्स के बाद डीपीएसपी जो चौथा टॉपिक है, ठीक है। तो संविधान में वहाँ पर 3 वीडियो अपलोड हैं, वो आप देखिएगा। और चौथा वीडियो यानी आज की कड़ी का जो 91st क्वेश्चन यानी कि पूरी सीरीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ का जो क्वेश्चन नंबर है 91, और आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर पहला हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और पिछले जो 3 वीडियो पढ़े हैं, अगर किसी ने नहीं देखा है तो उनको देखिएगा, उनको शेयर करिएगा। और जैसे आप सभी ने उन 3 वीडियो पर या बाकी के सभी संस्थान के ऑनलाइन कंटेंट पर आप सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं संस्थान आपसे उम्मीद करता है कि आप ये अपना सहयोग और ये अपना जो स्नेह है वो आप बनाए रखेंगे। इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइएगा तो स्क्रीन पर देखते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पंचायती राज किस संवैधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किए गए हैं। पंचायती राज जो व्यवस्था है वो कौन से संवैधानिक निर्देशों के तहत स्थापित हुए हैं। ऑप्शन मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि हमारे संविधान में अगर हम देखेंगे जो पंचायती राज व्यवस्था दी गई है, पंचायती राज व्यवस्था हमारे संविधान में जो रखी गई है, और वैसे तो हम देखते हैं जो संवैधानिक दर्जा जो उसको दिया गया, तो जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा भाग 9 में दिया गया है। आप देखोगे भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था जो है दी गई है। और संशोधन था 74वां संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के विषय में बात की गई, और उस संबंध में 16 अनुच्छेद वहाँ पर जोड़े गए। 16 नए अनुच्छेद संविधान में जुड़े थे, ठीक है। और वो 16 नए अनुच्छेद कौन कौन से थे, तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 से लेकर 243 ओ तक संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का जो सिस्टम है, जो चैप्टर है, वो वहाँ पर ऐड किया गया। अब ये जो प्रेरणा कहाँ से मिलती है, ठीक है, तो संविधान का एक अनुच्छेद है 40, ठीक है। अगर हम एक बात करेंगे आर्टिकल 40 की, ठीक है, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 जो कि एक गांधीवादी सिद्धांत है, गांधी जी की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 40 को मानते हुए सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में जो पहल शुरू की गई थी, तो वो नेहरू जी की सरकार में 1951-52 में शुरू हुई। 52 में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था। एसके डे उसके पहले मंत्री हुआ करते थे। पहले जो पंचायती मंत्री हुआ करते थे, नाम उनका क्या हुआ करता था, एसके डे, ठीक है। और ये नेहरू जी की सरकार में पहली बार मंत्रालय बना था, और आर्टिकल 40 को फॉलो करते हुए गांधी जी की बात को ध्यान में रखते हुए बना था। उसी के बाद ये जो है सक्सेस होता है, जाके 1951-52 से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्टेटस देने की बात शुरू होती है, और वो जाके ख़त्म होती है 74वें संविधान संशोधन 73वां, ठीक है। 74वां जो है नगर पालिकाओं के लिए है, 74th अमेंडमेंट, और 73rd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 1992 में, 1992 में, उसके द्वारा ही आर्टिकल 40 को फॉलो करते हुए। अब आर्टिकल 40 कहाँ है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, ठीक है। तो आर्टिकल 40 यानी कि डीपीएसपी को फॉलो करते हुए संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। तो इसलिए ये आंसर यहाँ पर हमारा सी रहेगा, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आर्टिकल 40, तो अनुच्छेद 40 को फॉलो करते हुए ये देखेगा, आर्टिकल 40 को फॉलो करते हुए पंचायती राज व्यवस्था संविधान में जुड़ी। और संशोधन कौन सा था वो, तो हमने आपको बताया संशोधन कौन सा था। जो संशोधन था वो 73वां संशोधन था। 73rd जो अमेंडमेंट है संविधान का, उसके तहत 1992 में ये जो है यहाँ पर जोड़ा गया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। तो आप सभी ने इस चीज़ को देखा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा क्या होगा उसको देखें। अच्छा, एक चीज़ और है, इस चीज़ को ध्यान देंगे हम कि जो डीपीएसपी नाम का जो चैप्टर है वो संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक है। और कहाँ से लिया गया, तो डीपीएसपी का जो डीपीएसपी की जो प्रेरणा है, डीपीएसपी का जो मोटिवेशन है, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। 1937 का जो आयरलैंड का संविधान है उसके ही द्वारा प्रेरणा ली गई है डीपीएसपी की। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। और अगला प्रश्न है आज की वीडियो में कि भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है। लोक हितकारी राज्य का मतलब क्या है, ठीक है। लोक हितकारी राज्य का मतलब है वेलफेयर स्टेट,
लोक हितकारी राज्य का मतलब क्या है? वेलफेयर स्टेट, जिसको हम लोक कल्याणकारी राज्य भी कहते हैं। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य या फिर क्या कहेगा, लोक कल्याणकारी राज्य या फिर लोक हितकारी राज्य, बात वही है। इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक वेलफेयर स्टेट। और ये कहाँ दिया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में दिया गया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, कि मौलिक अधिकारों में, कि 7वीं अनुसूची में। तो हम सभी अभी देखते हैं डीपीएसपी का ही उद्देश्य है, डीपीएसपी का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, जो वेलफेयर स्टेट है वही क्या है? डीपीएसपी का मोटिव है, वही डीपीएसपी का लक्ष्य है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? सेम जो है, यानी कि क्वेश्चन लगभग वही है, बस लैंग्वेज बदल गई है। अभी हमने बताया कल्याणकारी राज्य या हितकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की इस बात कहाँ पर की जाती है? डीपीएसपी में की जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत, जो भी कह देंगे। ठीक है, और डीपीएसपी हम बता दें आपको, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप भी लिख लेंगे, संविधान के भाग 4 में है। और अगर आर्टिकल की बात करेंगे आप, तो आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 तक है। और डीपीएसपी की प्रेरणा भारत के संविधान में कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। और आयरलैंड का जो संविधान है वो कौन सा? 1937 का। आयरलैंड का संविधान 1937 में बना, और उसी आयरिश इंस्टीट्यूट जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1937 के, उससे डीपीएसपी की प्रेरणा यहाँ पर ली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का निर्देशक सिद्धांत है? जीवन की सुरक्षा या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। अस्पृश्यता का उन्मूलन, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत का अंत। तो कौन सी बात जो है वो डीपीएसपी में आती है? तो हम सभी जानते हैं, जो ये ऑप्शन नंबर ए लिखा है, ये भैया संविधान का आर्टिकल 21 है, जो कि मौलिक अधिकारों में आता है। सी जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जो है आर्टिकल 2930, जो कि मौलिक अधिकारों में आता है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17, जो कि मौलिक अधिकारों में आता है। ग्राम पंचायतों गठन करना, ये आर्टिकल 40 में है, और यानी कि आर्टिकल 40 इसमें आता है डीपीएसपी में। तो आंसर आपका कौन सा है? बी नंबर है, डीपीएसपी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 5। ग्राम पंचायत का संगठन किस सिद्धांत पर आधारित है? ग्राम पंचायत का संगठन या ग्राम पंचायत का गठन कौन से सिद्धांत पर आधारित है? अगर ये आपसे पूछा जाए तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है ना, वो लिखा हुआ कि समाजवादी सिद्धांत या फिर गांधीवादी सिद्धांत या फिर उदारवादी सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी। सब जो डीपीएसपीज हैं, डीपीएसपीज को 3 सिद्धांतों में बांट दिया गया है। डीपीएसपीज को 3 सिद्धांतों में बांटा गया है। एक समाजवादी सिद्धांत है, और समाजवादी सिद्धांत को ही जो है, समाजवादी सिद्धांत को ही नेहरूवादी जो है, नेहरू की अवधारणा या नेहरूवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। और एक उदारवादी या उदार बौद्धिक सिद्धांत है, और एक कौन सा है? गांधीवादी सिद्धांत है। तो जो ग्राम पंचायत का गठन करना है वो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। अभी हमने कुछ देर पहले आपसे बताया था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी क्या है? आंसर हो जाएगा। अभी लास्ट में हम आपको लिखवा देंगे कौन कौन से आर्टिकल गांधीवादी सिद्धांत में और कौन कौन से उदारवादी और कौन से समाजवादी या नेहरूवादी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन है? ठीक है, सभी जानते हैं आर्टिकल 40 है। अभी भी बताया था हमने आपको, आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों के गठन की बात की जाती है। ठीक है, और इसके बाद इसका आंसर तो हो गया, ग्राम पंचायतों गठन आर्टिकल 40 हो गया। आर्टिकल 41 में क्या है? आर्टिकल 41 में जो है सभी को क्या मिले? काम, शिक्षा। आर्टिकल 41 की बात कर रहे हैं, काम, शिक्षा और क्या है? रोजगार। तो सभी को काम मिले, सभी को शिक्षा मिले, सभी को रोजगार मिले। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? 41 है। आर्टिकल 41 में ही और कौन सी बात है वो भी यहाँ पर हम लिखेंगे। आर्टिकल 41 में कहा जाता है कि बेकारी, बेकारी मतलब क्या है? बेरोजगारी उसको बोलते हैं, बेकारी या फिर बुढ़ापा। ठीक है, वृद्धावस्था की बात कर रहा है। या फिर क्या लिखा होता है? निःशक्तता। निःशक्तता मतलब जो है अपंगता या दिव्यांगता। ठीक है, यानी कि क्या होना, जिसको बोलते हैं डिसेबिलिटी। तो बेकारी, बुढ़ापा, निःशक्तता, इसकी दशा में क्या हो? लोगों को क्या मिल सके? लोक सहायता मिले। ठीक है,
ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन कौन सी सहायता, बेकारी मतलब बेरोजगारी, बुढ़ापा। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है, ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है और दिव्यांगता जो पेंशन मिलती है, वो चीज़ें जो है ना आर्टिकल 41 को फॉलो करने के लिए ही सरकारों ने इस चीज़ को शुरू किया है। तो आर्टिकल 41 क्या कहता है, काम, शिक्षा तथा रोजगार सभी को मिले, ठीक है। और क्या मिलना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बेकारी, बुढ़ापा, निःशक्तता, इन चीज़ों में, इन स्थितियों में लोक सहायता, यानी कि लोगों को हेल्प मिलनी चाहिए, पब्लिक को सहायता मिलनी चाहिए। आर्टिकल 42 क्या करता है, आर्टिकल 42 जो है ये इसके द्वारा क्या प्राप्त होता है अगर देखा जाए तो, आर्टिकल 42 में क्या है, आर्टिकल 42 में लिखा हुआ है कि क्या है कि काम करने की मानवोचित अवस्था हो, ठीक है, जो लोगों को जो काम मिलेगा, आर्टिकल 41 कह रहा है कि लोगों को काम मिले, और आर्टिकल 42 है वो क्या कहता है, काम करने की क्या हो, काम की मानवोचित अवस्था हो, यानी ऐसी अवस्था हो जो मानव के लिए क्या है, उचित है, वो अवस्था है तो ही वहाँ पर जो है काम करने के लिए लोगों को अवसर मिले। और आर्टिकल 42 में ही एक बात और लिखी जाती है, अगर ध्यान देंगे, आर्टिकल 42 में ही कहा जाता है कि जो स्त्रियां हैं उनको क्या मिले, उनको जो है उनको प्रसूति सहायता या फिर बोलते हैं मातृत्व, यानी कि यानी कि मैटरनिटी हेल्प है, प्रसूति सहायता है, जो मातृत्व सहायता है वो प्राप्त हो, ठीक है। अब जैसे आर्टिकल 42 के तहत ही जैसे हम देखते हैं जो है सरकारों के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, गर्भावस्था के दौरान जो है स्त्रियों को जो है, जो सरकारी जो नौकरी में जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनको गर्भावस्था के दौरान जो है 6 महीने का जो है ना मैटरनिटी रिलीफ मिलता है, लीव मिलती है उनको। या फिर जैसे देखते हो ना पोषाहार वगैरह के लिए, आंगनवाड़ी वगैरह में आपने देखा होगा उनके लिए पोषाहार की व्यवस्था होती है। या फिर सरकार जो है ना इसके लिए देखा होगा आपने, एक प्रधानमंत्री मातृ वय वंदना योजना के तहत जो है सरकारें क्या करती हैं कि जो है केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, ठीक है, और 6,000 रुपया जो है गर्भवती महिलाओं को उनके गर्भावस्था के दौरान उनकी सुरक्षा और अच्छे पोषण के लिए, सुरक्षित जो है मातृत्व के लिए उनको जो है 6,000 रुपये सरकार देती है। तो ये जो चीज़ें हमने सब बताई हैं आपको, ये सब मातृत्व या प्रसूति सहायता में आर्टिकल 42 के तहत की जाती हैं, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर बात आती है आर्टिकल 43 की, ठीक है। आर्टिकल 43 में क्या है, आर्टिकल 43 में क्या है, अगर हम ध्यान देंगे बच्चों तो देखते हैं आर्टिकल 43 में क्या है, ठीक है। आर्टिकल 43 में लिखा हुआ है कि जीवन यापन के लिए क्या हो, उचित वेतन, जीवन यापन के लिए उचित वेतन, ठीक है, जीवन यापन के लिए क्या हो, उचित वेतन मिलना चाहिए, कम से कम इतना यानी वेतन मिले कि उनका जीवन यापन जो है हो सके, उचित वेतन की व्यवस्था हो, ये आर्टिकल 43 कहता है। और आर्टिकल 43 ही कहता है कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, ठीक है, आर्टिकल 43 ही क्या कहता है, ध्यान देंगे, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, जो कुटीर उद्योग हैं वो भी किसके तहत, आर्टिकल 43 के तहत, यानी कि सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही है वो है था 40, बहुत आसान था, सभी को पता है, ये इसका उत्तर है, आंसर है। लेकिन बच्चों आपको हमने ये भी बताया कि आर्टिकल 41, 42 और 43 में क्या है, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाएगा, कोई बात नहीं, आप धैर्य बनाए रखेंगे, पेशेंस के साथ वीडियो को देखेंगे, ठीक है। और 2, 4, 5, 10 मिनट वीडियो अगर बड़ा भी हो जाएगा तो उसमें आपको कोई जो है नुकसान आपका नहीं होने वाला है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपका जो है बहुत ही जो ज़्यादा महत्वपूर्ण और जो इम्पोर्टेंट आपका डाटा है वो ज़्यादा हम खर्चा करवा सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि डाटा आपने बचाना भी है, ठीक है, रील्स देखनी है ना, इसलिए। क्वेश्चन संख्या 7 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीयकरण किसका उल्लंघन माना जाता है। धन का केंद्रीयकरण यानी कि मनी को सेंट्रलाइज करना, ठीक है। मनी को सेंट्रलाइज करने का मतलब क्या है, जैसे क्या है ना कि सरकार ऐसा कुछ काम करे, सरकार इस तरीके से कानून व्यवस्था बनाए, सरकार इस तरीके से काम करे कि जो धन है वो लोगों के पास इकट्ठा न होने पाए, किसी एक आध वर्ग के पास, किसी एक आध व्यक्ति के पास। पता लगा अगर समाज में 10 लोग अगर हैं, ठीक है, अगर सोसाइटी में 10 लोग हैं तो पता लगा उन 10 लोगों में से 2 लोगों के पास सारा पैसा यानी कि सेंट्रलाइज हो गया, 90% पैसा 2 लोगों के पास और 10% में 8 लोग। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन है मनी का, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। और इसको रोकने की बात सरकार कौन से आर्टिकल के तहत करती है, तो आर्टिकल 39 का सेक्शन नंबर सी। आर्टिकल 39 का सेक्शन नंबर कौन सा है, सी है। और आर्टिकल 39 का सेक्शन सी कहता है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी यानी कि धन का संकेंद्रण रोका जाए। तो अगर आर्टिकल 39 सी रोका जाता है, अगर होता है तो किसका उल्लंघन है, सीधी सी बात है डीपीएसपी का। अगर धन सेंट्रलाइज होता है तो यानी आर्टिकल 39 सी की बात को नहीं माना गया और 39 सी आता है डीपीएसपी में, ठीक है। और एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे, 39 ए ये एक अलग आर्टिकल है
और 39A ये एक अलग आर्टिकल है। हमने कई बार आपको बताया है 39A अगर स्मॉल लेटर में लिखा है इसका मतलब ये है कि ये 39 का ही एक सेक्शन है, लेकिन अगर 39 के साथ कैपिटल लेटर में ए लिखा है तो मतलब ये नया आर्टिकल अमेंड करके जोड़ा गया है। तो ये जो आर्टिकल 39 है ना, इस 39 के 6 भाग हैं, ए बी सी इसके सेक्शन हैं, ठीक है। और कैपिटल लेटर में जो 39A आएगा ये अलग आर्टिकल होगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको समझ नहीं पाते, इस चीज़ को ध्यान देना है आपने और इस चीज़ को जो है अच्छे समझना है। 39A अगर स्मॉल है तो मतलब 39 के 6 सेक्शन हैं ABCDEF तक, और 39 कैपिटल लेटर में अगर लिखा है तो मतलब ये अमेंड करके नया आर्टिकल जोड़ा गया है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या है, धन का संकेंद्रण रोके जाने की बात 39C में है, और 39C का उल्लंघन मतलब DPSP का उल्लंघन, ऑप्शन संख्या इसका बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं। तो कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो अभी हमने बताया था भाग 4 में DPSP की बात की गई है, तो इस हिसाब से इसका आंसर नंबर कौन सा है, पहला भाग 4। भाग 4A में क्या है, तो भाग 4A में अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। भाग 5 में क्या है, भाग 5 में यूनियन की बात आएगी। यूनियन का मतलब क्या है, संघ, और संघ का मतलब जो है यानी कि भारत सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, CAG, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं भाग 5 में। भाग 6 में क्या है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, हाई कोर्ट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं भाग 6 में। तो DPSP की बात कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करेंगे 9, उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा मिलान सही नहीं है। कह रहा है कि 39A सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत संविधान में आर्टिकल 39A जुड़ा, और ये क्या है, सामान्य न्याय, यानी कि सभी को कैसा हो, एक समान न्याय मिले और मुफ्त कानूनी सहायता, यानी फ्री लीगल जो हेल्प है वो होनी चाहिए, और सभी को इक्वल जस्टिस की बात करता है, तो सही है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों गठन, ये भी सही, अभी हमने पढ़ा। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, UCC कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 के तहत दी गई है, ठीक है, ये भी सही है। आर्टिकल 48 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि सेपरेशन ऑफ क्या लिखा है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण। और ये बच्चा आर्टिकल है 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण वो आर्टिकल 50 है, यानी कि आर्टिकल 48 वाला मिलान क्या है, सही नहीं है। इस हिसाब से आपका आंसर जो होगा, आपका जो उत्तर होगा वो कौन सा है, डी आपका यहाँ पर सही आंसर है इस प्रश्न में, ठीक है। कोई डाउट किसी को नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत 45 के अंतर्गत क्या प्रदान करना है, आर्टिकल 45 क्या प्रोवाइड कराता है, आर्टिकल 45 में क्या चीज दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 45 में क्या चीज दी गई है, ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, देश के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा, कम उन्नत राज्यों को वित्तीय सहायता देना। तो लिखा हुआ है कि 45 के तहत क्या दिया जाता है, तो 45 के तहत आपको ध्यान रखना है भैया, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात यहाँ पर की जाती है। आर्टिकल 45 के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य फ्री एंड एसेंशियल एजुकेशन जो है वो बात की जाती है आर्टिकल 45 के तहत। और आर्टिकल 45 के तहत कौन से बच्चे, इस चीज़ को ध्यान देंगे, आर्टिकल 45 के तहत 0 से 6 साल, यानी कि अब 0 साल का तो कोई बच्चा होता नहीं है, यानी कि 6 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिले, अनिवार्य शिक्षा मिले, इसकी बात आर्टिकल 45 करता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है, जो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, वो आर्टिकल 21A के तहत मौलिक अधिकार है, वो आर्टिकल 21A के तहत मौलिक अधिकार है। लेकिन 0 से 14 वर्ष यानी कि 0 से 6 वर्ष, 6 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए जो अधिकार की बात है वो भैया कहाँ पर है, आर्टिकल 45 के तहत DPSP में। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे इस बात को। और आर्टिकल 21A हमने आपको बताया कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 के तहत ये जोड़ा गया था। पिछली वाली क्लास में, मौलिक अधिकारों वाली क्लास में हमने आपको बताया था, ठीक है। तो पहले आप स्टेप वाइज जो भी वीडियोस पढ़ें उनको ज़रूर देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। हम आपसे क्लासेस में आप लोगों से कहते हैं
लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट यहाँ पर आप देख पाओगे, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो फिर मोटिवेशन डाउन होता है, तो फिर भैया हम वीडियो बनाना कर देंगे बंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नहीं टेंशन न लो भाई, बंद नहीं होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने का निर्देश देता है? बार बार आर्टिकल आ रहा है ये, और ये ध्यान देंगे आर्टिकल 40 इसका सही आंसर है, और इस बात को एकदम ध्यान रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आर्टिकल 40। लैंग्वेज आप देख रहे हैं, तीसरी या चौथी बार क्वेश्चन आया है, और लैंग्वेज आपकी हर बार बदल गई है, ठीक है। इसको ध्यान देंगे, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने का अधिकार आर्टिकल 40 देता है। और आर्टिकल 32 हम जानते हैं क्या देता है। आर्टिकल 32 में आपने क्या पढ़ा था, ठीक है। आर्टिकल 32 में आपने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 32 में आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है संवैधानिक उपचार, वो आर्टिकल 32 के तहत हैं। आर्टिकल 50 के तहत अभी हमने बताया था कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, वो 50 में। और 48 में आगे चल के अभी हम देखेंगे क्या है। 48 में जो है आर्टिकल जो 48 है वो कृषि पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक विकास, गाय के वध पर, गाय बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाई जाती है, आर्टिकल 48 के तहत। ध्यान देंगे आर्टिकल 48 के तहत क्या है? गो वध पर निषेध, ठीक है। गायों के वध पर, गाय बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना आर्टिकल 48 के तहत है। और कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक, साइंटिफिक और आधुनिक तरीके से उसको विकसित किया जाए, आर्टिकल 48 है। आंसर इसका क्या है? 40 है। इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। तो निम्नलिखित बयानों में से, अच्छा बयान थोड़ा मतलब जो है वो कोर्ट वाला शब्द लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर बयान से नहीं, यहाँ पर लिखना चाहिए था निम्नलिखित कथनों में से, स्टेटमेंट। बयानों लिख गया है, कोई बात नहीं, आप उसको ले लीजिएगा, कथन है, ठीक है। निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच टकराव के मामले में निर्देशक सिद्धांत का अदालत में वर्चस्व होगा। यानी कि अगर डीपीएसपीज, अगर ये हो जाए डीपीएसपीज वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, इन पहला वाला फैक्ट क्या कह रहा है, आसान भाषा में समझिएगा। पहला वाला जो कथन है ये कह रहा है कि डीपीएसपीज और मौलिक अधिकारों के बीच में अगर टकराव हो जाए, दोनों के बीच में अगर जो है ना, क्या बोलते हैं, टकराव का मतलब क्या? कॉन्ट्रडिक्शन। टकराव मतलब वो वाला टकराव मत समझिएगा जैसे कि नहीं वो जो अभी लॉकडाउन के समय पर रामायण दिखाई जा रही थी, तो रामायण जब दिखाई जा रही थी उसमें जब युद्ध हो रहा था, जब राक्षसों के बीच में और राम जी की सेना के बीच में, नहीं देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी की सेना ने कोई, श्री रामचंद्र जी ने एक धनुष मारा और उधर से जो है किसी राक्षस ने धनुष मारा, पता लगा दोनों जब टकराते हैं ऐसे एकदम से फुल लाइट जैसे प्रकाश, वो वाला टकराव नहीं है। टकराव का मतलब यहाँ पर है कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि विवाद। तो अगर विवाद की स्थिति है तो इसके कहने का अर्थ है कि कोर्ट में डीपीएसपीज ज़्यादा वर्चस्व होगा, डीपीएसपीज को उच्च स्थान, उनको सर्वोच्च माना जाएगा, सुप्रीम माना जाएगा, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि मौलिक अधिकार असीम नहीं है। असीम का मतलब असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, और नागरिक उचित प्रतिबंध के अधीन है, नागरिकों पर रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। निदेशक सिद्धांत किसी भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। जो डीपीएसपीज हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अधीन है, ठीक है। अब इनमें से कह रहा कौन सा कथन सही है, तो मेरे बच्चों ध्यान रखेंगे, ये केवल बी कथन सही है। तो केवल बी, इसका आंसर क्या हो जाए? केवल बी। क्योंकि डीपीएसपीज और मौलिक अधिकार के बीच में अगर कभी भी टकराव, कभी विवाद या कॉन्ट्रडिक्शन की स्थिति बनेगी तो कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, दोनों एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरे हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे की बात का ध्यान रखेंगे, ये कहता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला हुआ है। और दूसरा वाला इसलिए सही है कि सही बात है, मौलिक अधिकार है, हमारे जो राइट्स हैं क्या अनलिमिटेड हैं, हमने आपको क्लासेस में पढ़ाया है, और किस बेस पर कैसे आपके राइट्स को रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है, लिमिट में लाया जा सकता है, वो हमने आपको सारा सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो कौन सा है? बी सही होगा। एक बार वीडियो को रोकेंगे और रोक के ये पूरी लैंग्वेज पहले सही से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर इसका देखेंगे, केवल कौन सा है? बी, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? समाजवादी सिद्धांत पर, यानी कि नेहरूवादी सिद्धांत पर कौन सा आधारित नहीं है? तो ये अभी हम आपको आंसर बता देंगे, इसके बाद हम आपको लिखवा भी देंगे कौन कौन से समाजवादी हैं और कौन कौन से जो है उदारवादी बौद्धिक हैं और कौन कौन से यहाँ पर जो है गांधीवादी सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये समाजवादी है। समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, समाजवादी है। समान नागरिक संहिता, ये नहीं है, ये उदार बौद्धिक सिद्धांत है। इसका आंसर क्या है? सी। और समान संहिता कैसा है? उदारवादी सिद्धांत है। तो आपने बताना था कि कौन सा समाजवादी नहीं है। तो
समान नागरिक संहिता जो है ये एक उदारवादी सिद्धांत है, समाजवादी सिद्धांत नहीं है। इस चीज़ का हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन सा? 44। बता देंगे अभी कौन कौन से होते हैं। इसका आंसर सी है। प्रश्न संख्या 14, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 आर्टिकल 49 में क्या प्रावधान है? बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगार पर निषेध 14 से कम आयु, स्मारकों तथा स्थानों का प्राकृतिक महत्व एवं वस्तुओं का संरक्षण, प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। तो बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा ये 45 में है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा 51 में है, कारखानों खदानों में बच्चों के रोजगार 14 वर्ष से कम, जो बाल्यावस्था की देखभाल रखना, ये मौलिक अधिकार भी डीपीएससी में। यहाँ का आंसर जो 14 में कौन सा है? डी है, इसको ध्यान रखेंगे। जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, या जो ऐतिहासिक और जो क्या बोलते कलात्मक अभिरुचि वाले जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, उनका संरक्षण करना, उनसे संबंधित वस्तुओं की रक्षा करना, उनका संरक्षण करना, ये जो है डीपीएसपी में आएगा। और ये जो है कहाँ पर लिखा हुआ? आर्टिकल 49 में। ध्यान रखेंगे ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है। अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए बताए गए हैं, और उन 11 कर्तव्यों में से जो 7वां मौलिक कर्तव्य है वो इसी से संबंधित है। इस चीज़ का ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है क्वेश्चन नंबर इस 14 में आंसर कौन सा है? डी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। तो लिखा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। ए 44, बी 42, सी 22 और डी 24। इसका जो सही आंसर अभी ने बताया था आपको 44 है। समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान है, वो आर्टिकल 44 में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सभी के लिए एक समान कानून व्यवस्था जो है वो कौन करता है? आर्टिकल 44। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है सभी के लिए एक जैसे कानून, समान कानून की व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए, वो आर्टिकल 44 में। और आर्टिकल 42 में क्या है? अभी हमने आपको विस्तार से बताया था कि 42 में क्या है कि अनुकूल और मानवोचित अवस्था में काम का अवसर मिले, स्त्रियों को मातृत्व और प्रसूति सहायता मतलब मैटरनिटी जो रिलीफ है, हेल्प है, वो मिले। ठीक है, 22 हम जानते हैं गिरफ्तारी से संरक्षण है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट। 24 क्या है? प्रोहिबिशन टू चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल्य जो कार्य है, जो बच्चों के जो है काम बच्चों के श्रम पर है, चाइल्ड लेबर जो उस पर क्या करता है? प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 16 भारत में, आर्टिकल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 50 यानी कि डीपीएसपी। ठीक है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक अलग करने की बात डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 50 में की जाती है। सही आंसर कौन सा है? बी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से पर्यावरण के संरक्षण और सुधार, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रावधान किसमें पाए जाते हैं? केवल डीपीएसपी में या फिर केवल मौलिक कर्तव्यों में? ए और बी दोनों में। आंसर सी है। देखिएगा, हमको नहीं पता था आगे क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, लेकिन अभी हमने आपको बता दिया था पहले ही कि पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन, वन तथा वन्य जीवों, ठीक है, जो फॉरेस्ट एंड जो वाइल्ड जो एनिमल्स हैं, वन्य जीव हैं, उनकी सुरक्षा, नदी झीलों, इन सब का संरक्षण करना मौलिक कर्तव्य भी है और डीपीएसपी। तो आंसर इसका सी है। तो ये चीज़ें कहाँ पर हैं? दोनों में दी गई हैं। ठीक, क्वेश्चन को एक बार सही से ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, इसके बाद इसको आगे देख लेंगे। 18 नंबर, भारतीय संविधान के कौन से भाग को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता या फिर कभी कभी मिल जाएगा अनोखी विशेषता, आपसे कहा जाएगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में किस एक व्यवस्था को या किसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है? तो भैया ध्यान रखेंगे, डीपीएसपी को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की अनोखी विशेषता। भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा। इस चीज को एकदम ध्यान रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा कहते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता कहते हैं। इस चीज़ को नोट कर लेना। जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, तो नहीं पढ़ा है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सब चीज़ें क्लासेस में नहीं पढ़ी हैं, तो हम आपसे फिर कह रहे हैं, ठीक है, इसको नोट भी करिएगा सारी चीज़ें, ठीक है, इसको पढ़िएगा, क्वेश्चंस नोट डाउन करिएगा,
कोई डाउट आता है तो आप हमसे आके पूछिएगा। लेकिन या फिर अगर नहीं आ सकते हैं तो नीचे यहाँ पर व्यवस्था होती, कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट करिएगा, हम आपके उत्तर का पूरा प्रयास करेंगे आपको उत्तर देने का, ठीक है। लेकिन लापरवाही मत करिएगा, पढ़िएगा साथ में, तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। और निश्चित रूप से कह सकते हैं जो बच्चे अभी पेट का एग्ज़ाम देंगे या हाल ही में भी और कोई भी जो भी एग्ज़ाम आएगा, जो भी ये क्वेश्चंस की सीरीज़ हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, इनमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में ज़रूर मिलेंगे। ये हमारी एक बात को ध्यान रखना। आप गारंटी वाला शब्द तो नहीं बोल सकते हम, ठीक है, बाकी लोगों की तरह, लेकिन हाँ इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। गारंटी जो है भगवान ने हमारी तुम्हारी नहीं ली है, तो हम पेपर गारंटी कह लेने। अगला लिखोगे आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 19, सिद्धांत पर किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। यानी कि गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर है। नैतिक दर्शन, गांधी जी किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, तो गांधी जी कहते थे जीव हत्या मत करो, गांधी जी कहते थे हिंसा मत करो, ठीक है। गांधी जी कहते थे हिंसा मत करो, गांधी जी कहते थे जीव हत्या मत करो, गांधी जी कहते थे सदा सत्य बोलो, ठीक है। गांधी जी कहते थे कि जात पात के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न करो। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं गांधी जी के नैतिक दर्शन हैं जो उनके जीवन का आधार बने, जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया। वो कुछ यही इनके कुछ 2-4-5 आइडियोलॉजी थी, ठीक है। और उनमें से यहाँ पर जो चीज़ आ रही है वो कौन से, गोवध पर निषेध, गो हत्या नहीं होनी चाहिए, ये गांधी जी का एक नैतिक दर्शन है। और ये यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 20 नंबर पर है कि संविधान के कौन से संशोधन में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया, ठीक है। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएसपी को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया, ठीक है। तो एक संशोधन हुआ, ठीक है, 42वां और 44वां, ये दो यहाँ पर जो है किए गए संशोधन हुए, ठीक है। इनमें से 42वें संविधान संशोधन में आपने देखा होगा, 42वें संविधान संशोधन के तहत डीपीएसपीज में भी कई सारे नए आर्टिकल जुड़े, और डीपीएसपीज के साथ साथ आपने देखा कि जो है पूरे संविधान में भी कई सारी चीज़ें वहाँ पर बदलाव की गई। और इसीलिए हमने आपको बताया था कि जो आपका जो संशोधन जो है कौन सा 42/1976, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, उसका रीज़न क्या था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहने का, तो हमने बताया था क्योंकि जो है उसका 1/3 हिस्सा संविधान का लगभग चेंज कर दिया गया था, उसको बदल दिया गया था, ठीक है। इस आधार पर यहाँ पर जो 44वें संशोधन के द्वारा इसको अधिक महत्वपूर्ण बनाया गया, ठीक है। 44वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया, डीपीएसपी को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया था 42वें के बाद 44वें में। आगे आएंगे 21 में लिखा है कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर है। डीपीएसपी का उद्देश्य एक धार्मिक स्टेट स्थापित करने का नहीं है। डीपीएसपी का उद्देश्य बाकी तीनों चीज़ें हैं, लेकिन एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। अच्छा, डीपीएसपी का उद्देश्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये स्पष्ट रूप से कहीं पर नहीं लिखा है, स्पष्ट रूप से किसी आर्टिकल में ये बात नहीं लिखी होगी, लेकिन हाँ इसको हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा कहा जाएगा, ठीक है। चलेगा, आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 22, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों में, तो भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, अभी हमने आपसे बात करी थी, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य होने का विचार, मौलिक अधिकार और संविधान प्रस्तावना, एक सेकेंड, ठीक है। प्रस्तावना भी लिखी है, ए और सी दोनों लेंगे, ठीक है, ए और सी दोनों। कल्याणकारी राज्य होने की जो बात है वो कहाँ पर की जाती है, प्रस्तावना में भी तो लिखा हुआ है। डीपीएसपी की कई सारी बातों को जो है प्रस्तावना में इस जगह दी गई है, तो यानी कि ये आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर यहाँ पर डी होगा, दोनों में की जाती है। विशेष रूप से लिखा तो वहाँ पर किसके लिए, कल्याणकारी राज्य किसके लिए लिखा हुआ है, लिखा वो चीज़ डीपीएसपीज में उसके उद्देश्य में, लेकिन प्रस्तावना भी है, उसमें भी आप पढ़ोगे तो राजनैतिक सामाजिक आर्थिक न्याय ये प्रस्तावना में ही तो है। और उसके बाद डीपीएसपी में आप आर्टिकल 38 में देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य की बात प्रस्तावना में है और कहाँ पर है, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में, तो ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 23, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, ये कहाँ पर है, मौलिक अधिकारों में है तो नहीं है। डीपीएसपी का अंग है, बिल्कुल है।
डीपीएसपी का ही अंग है, मौलिक कर्तव्य भी नहीं और आर्थिक अधिकार भी नहीं है। ठीक है, तो जो समान कार्य का समान वेतन मिले वो आर्टिकल 39 के ही सेक्शन में आता है। आर्टिकल 39 के ही सेक्शन नंबर बी में, सेक्शन नंबर डी में अगर हम देखेंगे 39 का सेक्शन डी, हमने 6 बताया था ना, ए बी सी डी ई एफ, तो डी में आप जाके देखोगे चौथे नंबर पर, तो वहाँ पर लिखा है कि समान कार्य का समान वेतन सभी को प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन, इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, जो फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति, उसके संबंध में आर्टिकल नंबर कौन सा है? 51 है। कौन सा है? आर्टिकल 51 है। इस चीज़ को हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बाकी 48A में क्या है? तो अनुच्छेद 43A, यहाँ पर का नहीं लिखा हुआ। ठीक, इसको ध्यान देंगे बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? ए है। ठीक है, 43A या फिर ऐसे लिखा होगा का। अनुच्छेद 41 और 48A। 48A में जो है वही क्या बोलते हैं, आपका जो है पर्यावरण संरक्षण वगैरह, वो सारी बातें वहाँ पर की जाएंगी। ठीक है, और 43 अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, 41 भी बताया था कि जो है काम, रोजगार, शिक्षा, बेकारी, बुढ़ापा, दशा, शक्तिता, ये सब चीज़ें बताई हैं। 25 में आओगे तो संविधान में किसके शोषण के अधिकार स्वीकृत करता है? संविधान में किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि संविधान किसके शोषण के खिलाफ अधिकार को जो है वो बात करता है, उसकी जो उसको आगे बढ़ाता है। तो अगर ध्यान देंगे तो बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के या फिर दलितों के, संविधान किसके शोषण के खिलाफ अधिकार देता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों या फिर क्या लिखा? दलितों के। तो ये जो एक कोड व्यवस्था है यहाँ पर नहीं लिखी थी, तो इसको यहाँ पर हमने जो है लिख दिया है ऐसे मार्कर से, पेन से। केवल ए और बी, यानी कि केवल बच्चों और स्त्रियों के, केवल ए और सी। ठीक है, जनजातियों के और बच्चों के, या फिर ए, बी और सी, या फिर लिखा है कि बी, सी और डी। इसका सही आंसर जो है केवल ए, बी और सी, यानी कि संविधान बच्चों के, स्त्रियों के और क्या, जनजातियों के। बच्चों के लिए जो बात आती है वो किस में आती है? संरक्षण शोषण न हो बच्चों का, आर्टिकल 24 है। स्त्रियों के लिए विशेष जो प्रावधान है, राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, वो आप आर्टिकल 15 जब पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, तो 15 का सेक्शन 3 कहता है कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष जो है व्यवस्था या विशेष सुविधाएं राज्य कर सकता है। जनजातियों की सुरक्षा के लिए भी आर्टिकल हमारे यहाँ है। आर्टिकल जब आप 29 पढ़ोगे, जनजातियों की संस्कृति, जनजातियों की जो है भाषा, लिपि, उनके संरक्षण का अधिकार, और जनजातियों के लिए यहाँ पर कई सारी व्यवस्थाएं की गई। यहाँ पर क्या लिखा? दलितों के लिए जो है संविधान में के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार कोई बात यहाँ पर नहीं लिखी गई, उनके संरक्षण की बात लिखी गई है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है आंसर क्या है? सी है। ठीक है, यानी कि ए, बी और सी, डी वाला छोड़ देंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसके बारे में संविधान शांत है? ये शांति नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है? शांत लिखा हुआ है। इस चीज को ध्यान देंगे, क्या लिखा हुआ है? शांत लिखा हुआ है। ठीक है, शांत, शांति नहीं है, शांत। यानी किसके विषय में मौलिक डीपीएसपी किसके विषय में कोई बात नहीं करता है? किसके विषय में कोई बात नहीं करता है? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में, या फिर क्या लिखा है? कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष का न हो जाए। तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में जो है डीपीएसपी मौन है। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में डीपीएसपी साइलेंट है, उसमें कोई बात नहीं लिखी है। ठीक है, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी उचित मिले, आर्टिकल 43 है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता मिले, आर्टिकल 39A, जो कि जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा। बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक कि 6 वर्ष की आयु का न हो जाए, तो ये आर्टिकल 45। ठीक है, तो ये 43, 39A और 45 सब डीपीएसपी के भाग हैं, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा के बारे में डीपीएसपी में कोई बात नहीं की गई। तो क्वेश्चन संख्या 26 का आंसर हो जाएगा ए। 27 में देखेंगे कौन एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान बाद में जोड़ा गया? तो बाद में कौन सा जुड़ा? ग्राम पंचायतों का संगठन, आर्टिकल 40। गोवध के निषेध की बात हमने अभी कही थी, आर्टिकल 48। मुफ्त कानूनी सलाह में हमने मुफ्त कानूनी सलाह, ये था आर्टिकल 39A, और समान नागरिक संहिता 44। तो आप ध्यान देंगे जो ये 39A है, यही तो बाद में जोड़ा गया। तो आंसर आपका क्या है? मुफ्त कानूनी सलाह। और मुफ्त कानूनी सलाह आर्टिकल 39A ये कब जुड़ी है? तो हमने अभी आपको बार बार बताया है, 42वां संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 39A जोड़ा गया था। कानूनी सहायता और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता, ये चीज़ जोड़ी गई थी। 28 में चलते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। ये बात किसने कही थी? तो भीमराव अम्बेडकर ने कही, के.एम. मुंशी ने कही, या फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने, या फिर के.टी. शाह ने। इसका जो सही आंसर है बच्चों वो क्या है? के.टी. शाह। के.टी. शाह ने ही कहा था कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है
जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई चेक है और उस चेक को भुनाने के लिए, यानी कि उस चेक का पैसा लेने के लिए अगर हम बैंक जाते हैं तो ये बैंक की इच्छा पर डिपेंड होता है कि वो हमें पैसा दे रहा है कि पैसा हमें नहीं देगा, ठीक है। तो बैंक अपनी सुविधा अनुसार वो चीज़ हमें अदा करेगा, वो पैसा हमें देगा। लेकिन अगर बात आए, यही बात यहाँ पर डीपीएसपी इस बारे में केटी शाह ने कहा है। केटी साहब, डीपीएसपी भी एक ऐसा व्यवस्था है जिसे सरकार चाहे तो लागू करे, चाहे तो न लागू करे। हम देखेंगे तो आर्टिकल जो 37 है डीपीएसपी का अनुच्छेद 37 उसमें यही लिखा हुआ है कि भाग 4 में लिखी गई कोई भी बात न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगी, यानी न्यायालय उसको लागू नहीं करेगा। डीपीएसपी के विषय में हम न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है। राज्य अपनी इच्छा अनुसार उनको लागू करेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर लिखा हुआ है कि राज्य के द्वारा डीपीएसपी को लागू करना उनका प्राथमिक कर्तव्य है, उनकी प्रायोरिटी है उनकी उसको लागू करना, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिलहाल इसका आंसर क्या है? 28 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ 28 ही है। 29 कौन सा है? भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में कौन सा सूचीबद्ध है? कौन सा, यानी वहाँ पर लिखा हुआ है समान कार्य के लिए समान वेतन है, बिल्कुल है। और आर्टिकल 39 का हमने आपको बताया था, जिक्र किया था, सेक्शन उसी का है। नागरिक संहिता, सामान्य संहिता यूसीसी 44 में है। प्राथमिक शिक्षा पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी नहीं लिखा हुआ है। और छोटे परिवारों का मानदंड, ठीक है, ये भी वहाँ पर नहीं लिखा है। तो कौन सा है? केवल 1 और 2। तो इसका सही आंसर कौन सा है? बी, ठीक है। छोटे परिवारों का मानदंड, ऐसी कोई भी बात डीपीएसपी में नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये बात भी डीपीएसपी ने लिखी है। डीपीएसपी में केवल ये एक बात और 2 बात, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1 और 2, ठीक है। आज की श्रृंखला का, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस संविधान की पूरी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 120। भारत में संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये वैसे ये टॉपिक में नहीं आना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन लिख गया है। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। राष्ट्रपति के विषय में जब क्वेश्चन अभी आगे हम डिस्कस करेंगे तो इसके विषय में आपको विस्तार से इस चीज़ को हम बताएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जो आर्टिकल 123 के तहत जारी होता है। तो आज की क्लास में क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन का सीरीज़ है, जो आज का वीडियो है, वो कंप्लीट होता है और 120 क्वेश्चंस की श्रृंखला यहाँ पर पूरी हो चुकी है। तो आप ध्यान देखेंगे, जब आपका पेड का एग्जाम आने वाला होगा उसके पहले हम लोग कम से कम 500 प्रश्नों की श्रृंखला का एक लंबा चौड़ा जो है एक श्रृंखला अपनी बनाएंगे, तैयार करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपके द्वारा आपको दिया जा रहा है, बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है। हर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज यहाँ पर MCQs जो है प्रैक्टिस आपके को दी जा रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप समझेंगे और शेयर करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को, संस्था की और टीचर्स की मेहनत को जो है समझेंगे आप, ठीक है। चलिएगा, आज की क्लास को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सभी अब तक अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।